Okay, so section D, goods and services tax. Case based MCQ है. Let's start reading. ABC Limited has its manufacturing unit in the state of Rajasthan. तो ABC Limited है, उसकी manufacturing unit कहाँ है? राजस्थान में. Further, it has ancillary units in the state of मध्य प्रदेश and गुजरात. मतलब उसकी जो ancillary units है, मतलब कि ऐसा ancillary units जिसकी branches बोल सकते हैं but not branches. मतलब जो जो मेन यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसके मतलब असिस्ट करती है वो एंसिलरी यूनिट, उससे रिलेटेड यूनिट्स एक मध्य प्रदेश में एक गुजरात में. तो मेन यूनिट का है राजस्थान में, दो एंसिलरी यूनिट्स का है मध्य प्रदेश और गुजरात में. एंड इज रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ द दीज स्टेट्स. और वो जीएसटी के अंदर कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है? ये तीनों स्टेट में, यानी कि राजस्थान में भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, मध्य प्रदेश में भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, गुजरात में भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है. Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in Udaipur, Rajasthan. तो ABC Limited का तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही, उसके अलावा उसका एक उदयपुर राजस्थान में इसका एक होटल भी है जिसे ये ऑपरेट करते हैं. In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000. जो ABC लिमिटेड है वो एक कॉमर्शियल स्पेस मतलब ओन करता है जो कि उसने रेंट पे दे दिया. कौन सा स्पेस है? कॉमर्शियल स्पेस, यानी कि बिजनेस करने की जगह, एरिया उसने रेंट पे दे दिया है. ये रेजिडेंशियल नहीं है, कॉमर्शियल तैयार करना है. उसने रेंट पे दिया है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया है. तो उससे क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन को अगर उसने रेंट पे दिया है तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा. मंथली रेंट कितना है? 50,000. द मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड. जो प्रीमाइसेस की मेंटेनेंस कौन करता है? वो एबीसी लिमिटेड खुद करता है. जिसको उसने रेंट पे दिया है वो नहीं करता, जो ओन करता है वो खुद एबीसी लिमिटेड उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखता है. इन परसुएंस ऑफ द सेम, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related materials. तो वो जो कॉमर्शियल स्पेस है उसके रिलेटेड में ही मंथ ऑफ अप्रैल में जो एबीसी लिमिटेड है उसने कुछ खर्चा किया, सर्टेन एक्सपेंसेस किए. क्यों? कुछ मटेरियल परचेज करने के लिए. कौन से मटेरियल्स? जो कॉमर्शियल स्पेस उसने रेंट पे दिया है उसके मेंटेनेंस के लिए मटेरियल्स परचेज किया है उसने, और उसके लिए उसने खर्चा किया है. The said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for it. जो expenses थे जो उसने incurred किया था कॉमर्शियल स्पेस को मेंटेन करने के लिए, वो उसने रिकवर कर दिया टेनेंट से. एंड अलॉन्ग विद द इनवॉइस इशूड फॉर इट. उसने रेंट का इनवॉइस इशू किया, उसके साथ साथ जो उसने एक्सपेंसेस किए थे वो भी उसने रिकवर कर लिया टेनेंट से. द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर मेंटेनेंस वाज 5%. और जो मटेरियल उसने लगाया था मेंटेनेंस के लिए उसका रेट ऑफ जीएसटी 5%. आगे, during the year, ABC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur. जो ABC Limited है उसने अग्री किया था कि वो जो मिस्टर X है उसको एक मतलब उसको होटल प्रोवाइड करेगा. ABC Limited ने X से अग्री किया था कि वो उसे होटल प्रोवाइड करेगा. उदयपुर में वाला होटल जो है वो मिस्टर X को प्रोवाइड करेगा बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए. उसके बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो वाला होटल प्रोवाइड करवा देगा. तो ये उसने अग्री किया है, अभी तक किया नहीं. और जो मिस्टर एक्स है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिसाइडिंग इन द महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र में रहते हैं और अनरजिस्टर्ड है. तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लग पाएगा. एबीसी लिमिटेड को रजिस्टर्ड होके फिर जीएसटी देना पड़ेगा. ABC Limited made a supply of machinery in the month of June, details of which are as follows.
जो एबीसी लिमिटेड है उसने मशीनरी सप्लाई की जून में, जिसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है। बेसिक प्राइस जो मशीनरी का था टीसीएस से पहले मशीनरी का बेसिक प्राइस था 45,000। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो टीसीएस लगा वो 2,500 था। बेसिक प्राइस मशीनरी का 45,000, टीसीएस 2,500। It received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited. उसने सब्सिडी रिसीव करी ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से 3,500 की। क्यों उसने सब्सिडी ली ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से? यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड वो जो उसने सब्सिडी ली थी ग्रीन एनर्जी के यूसेज के लिए, मतलब अगर आप ग्रीन एनर्जी यूज करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे 3,500 की। तो मतलब इसलिए ग्रीन फाउंडेशन लिमिटेड ने उसे दिया था। तो क्या ये जो मतलब ग्रीन एनर्जी का यूसेज हो रहा है किसी भी एसेट वगैरह के लिए, तो उसमें क्या ये कैपिटलाइज होगा? हाँ, ये कैपिटलाइज होगा। ये जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है वो हम डिडक्ट कर देते हैं टैक्स में से, बट मतलब टैक्स नहीं, मतलब एसेट के अमाउंट में से, बट ये गवर्नमेंट से तो हमें मिल ही रही है सब्सिडी, तो इसको हम क्या ऐसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मतलब डिडक्ट नहीं कर सकते, कैपिटलाइज तो कर सकते हैं। तो सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव्ड एंड नॉट अ फॉसिल मशीन। और जो सब्सिडी थी वो किसके लिए थी कि आप एनर्जी बचाओ, मशीन के लिए नहीं थी। आप एनर्जी बचाओगे तब हम आपको सब्सिडी देंगे, मशीन के लिए नहीं थी। ओके, ये मशीन के लिए तो थी नहीं, तो ये नहीं होगा कैपिटलाइज, क्योंकि मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी सेव्ड के लिए से रिलेटेड है, मशीनरी से लिंक है क्या? नहीं। आगे, in addition to the aforesaid transaction, ABC Limited spent an amount of 5 lakh on the procurement of certain goods which were distributed as a part of the corporate social responsibility expenditure required under the Companies Act. तो एबीसी लिमिटेड को सीएसआर करने के लिए उसने क्या किया? 5 लाख रुपए खर्चा किया कुछ गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, जो कि उसने प्रोक्योर किया और सोसाइटी में बांट दिया, पब्लिक को बांट दिया एज अ सीएसआर। ओके, कितने खर्चा किया? 5 लाख। ठीक है। During the scrutiny proceedings in the state of Gujarat, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statement for Gujarat, and was of the view that ABC Limited is required to get his accounts audited by a chartered accountant separately under GST law for filing annual return and reconciliation statement in each state. तो गुजरात में भी ये, मतलब गुजरात में इनका नहीं, महाराष्ट्र, अच्छा, इनका एंसिलरी बिजनेस गुजरात में था और स्क्रूटनी हुई तो जुरिडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर ने बोला एबीसी लिमिटेड को कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुजरात वाले सबमिट करें एंड वो बोल भी रहे हैं कि आपको जीएसटी लॉ के अंदर भी आपको अपने अकाउंट्स जो है, कंपनी लॉ तो उसकी बात नहीं कर रहे, जीएसटी लॉ के अंदर भी आपको आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एंड अंडर जीएसटी लॉ फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। क्यों आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा जीएसटी लॉ के अंदर? एनुअल रिटर्न फाइल करवाने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाने होंगे और आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है हर एक स्टेट का वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, ऑल अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो जितने भी पूरे ऊपर
अमाउंट्स दिए गए हैं, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इनमें जीएसटी नहीं करता है, मतलब हमें अलग से लगाना पड़ेगा जहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 18%। जो जीएसटी का रेट है सारे इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज पे 18% का है। जितने भी इनवर्ड सप्लाई हो चाहे आउटवर्ड सप्लाई हो, जीएसटी का रेट 18% है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। जब तक मेंशन कुछ और नहीं किया गया हो तब तक 18% के बाद। आप अज्यूम करो कि देयर इज नो अदर आउटवर्ड एंड इनवर्ड ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम अफोरसेड ट्रांजैक्शन, मतलब ऊपर जो ट्रांजैक्शन दिए मतलब उतने ही हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। Based on the above facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. Question number 1 to 5. हमें choose the correct. For the transaction related to renting of commercial space, what should be the charge of rate of tax charged by ABC Limited? ABC Limited कौन सा मतलब टैक्स चार्ज करेगा? तो रिवर्स चार्ज पे the rate of GST on rent shall be 18% and on the material shall be 5%. The rate of GST on rent and maintenance material related recovery shall be 5%. The rate of GST on rent and maintenance material related recovery shall be 18%. No GST shall be charged on the recovery related to material used in maintenance. Rate of GST rent shall be 18%. So in my opinion, answer number option number B is correct. Let's check the answer. Right. इसमें बोल रहा है the rate of GST on rent and maintenance material related recovery shall be 18%। और मैंने 5% क्यों बोला? मेरे को ऐसा लिखा लगा ना कि ऊपर 5% लिखा था। देखो यहाँ पे लिखा है the rate of tax applicable on the material used for maintenance 5%। yes, क्वेश्चन पे पूछा है, इन्होंने आंसर क्या दिया है? ए, the rate of GST on rent and maintenance material related recovery shall be 18%। तो जब वो खरीदेगा मटेरियल तब 5% लगेगा ना, जब वो रिकवर कर रहा है पैसे तब वो 18% लगाएगा। तो ऐसा है, तो इस चीज़ में अपन की गलती हो सकती है कि हमने देखा कि मटेरियल तो हमने 5% टैक्स पे खरीदा है तो हम 5% लगा देते उससे भी, तो नहीं, वो खरीद थोड़ी रहा है, वो तो हमें मतलब रिवर्स कर रहे हैं ना, हम रिकवर कर रहे हैं उससे, यहाँ पे खरीदा थोड़ी जा रहा है, तो हम उससे 18% चार्ज करेंगे, भले ही हमने 5% किया, लेकिन जब हम रिकवर करेंगे तो 18% चार्ज करेंगे। Question number 2. Compute the value of supply under Section 15. Section 15, Value of Supply, CGST Act 1970, made by ABC Limited in the month of June. जून में उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जून में उसने मशीनरी बेची 45,000, ठीक है, तो 45,000 टैक्स ऐड होगा क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई? TCS, जीएसटी को छोड़ के सारे टैक्सेस ऐड होंगे, तो ठीक है, ऐड करते 2500 प्लस सब्सिडी मिली ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड से, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट से नहीं मिला है तो इसको डिडक्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली प्लस 3500, ये जून का सप्लाई हो गया। $51,000, 45,000, why um,
या हमने बात भी की थी कि जो सब्सिडी मिली है वो मशीनरी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। देखो, तो मैंने बोला ही कि ये जो सब्सिडी है ये मशीनरी से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। नहीं, ऐड नहीं करेंगे। और टीसीएस, टीसीएस ऐड बिफोर टीसीएस 45,000 था, टीसीएस मिला के 2,500 हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि whether TCS would be added or not. Wait a second. So yeah, that was my mistake. TCS जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हम TCS कलेक्ट करते हैं। TCS एक मैकेनिज्म है जो कुछ स्पेसिफिक पर्सन से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, और जो जो वो पोर्शन कलेक्ट करते हैं वो सप्लायर या सेलर से वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, गवर्नमेंट उन्हें रख लेती है। तो ये एक एडवांस टैक्स है एक तरह का, बोल सकते हैं, जो सप्लायर पे करता है, तो और वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वो हम अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई से तो उसका कोई रिलेटेड ही नहीं है। एक दूसरा बंदा अपना एडवांस टैक्स पे कर रहा है, तो हम क्यों हम क्यों अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे? तो सवाल उठता है, हमने कुछ तो पढ़ा था, कोई सा तो टैक्स ऐड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो हाँ, कोई अदर टैक्सेस ऐड नहीं होते। वो टैक्सेस जो गुड्स से रिलेटेड है, जो गुड्स पे लगे हैं गुड्स को लाने के लिए, वो वाले टैक्सेस ही सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते हैं। ऐसे कौन से टैक्सेस होते हैं? जैसे कि कस्टम ड्यूटी, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, तो वो एक तरह का टैक्स है जो हम गुड्स को लाने के लिए दे रहे हैं। तो वो वाले जो टैक्स होंगे वो ऐड होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। एंड सेम जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमने टैक्स दिया है, मतलब ये भी सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ही होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, बट स्पेसिफिक केसेस में ही होंगे कि एक्सरसाइज ड्यूटी हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया है, मतलब लगा है हमें, तो वो हम गुड्स की वैल्यू में ऐड कर देंगे। जैसे कि एंट्री टैक्स, किसी स्टेट में एंटर करने के लिए एंट्री टैक्स देना होता है। तो किसी स्टेट में गुड्स को एंटर करने के लिए एंट्री टैक्स देना होता है, तो वो ऐड हो जाएगा। ऑक्ट्रॉय, जो एक म्यूनिसिपैलिटी लगाती है ऑक्ट्रॉय, तो वो भी ऐड हो जाएंगी। बट ये इनकम टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, ये सब ऐड नहीं किए जाएंगे, ये सब ऐड नहीं किया जाएगा। तो बचा क्या? बेसिक प्राइस ऑफ मशीनरी, तो वो 45,000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इट वॉज मिस्टेक एट माई एंड, आई एम रियली सॉरी। द थर्ड क्वेश्चन इज, with respect to the hotel accommodation service provided to Mr. X, GST payable by ABC Limited is, जो हमने होटल अकोमोडेशन अग्री किया था कि हम प्रोवाइड करेंगे, और हमने प्रोवाइड कर दिया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स तो अनरजिस्टर्ड है ना, तो एबीसी लिमिटेड कितना टैक्स पे करेंगे? जीएसटी। तो ऑप्शन वन, नील जीएसटी ऑन अकोमोडेशन, नील जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विस इज पेबल बाय द रेसिपिएंट मिस्टर एक्स अंडर फ्री बस चार्ज। ये बात तो सही कह रहा है, बट वो तो अनरजिस्टर्ड है। आगे पढ़ते हैं। sorry, GST on accommodation services provided to an unregistered person is exempt from GST. Okay, in the nature of तो ये जो इसमें पे करेगा एबीसी लिमिटेड, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के पे करेगा या आईजीएसटी लगा के पे करेगा? क्योंकि वो महाराष्ट्र का है, ये गुजरात में प्रोवाइड कर रहा है। होटल कहाँ है? गुजरात में। कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। यस, गुजरात में है ना होटल, तो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। इन माय ओपिनियन ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
यस, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो एबीसी लिमिटेड को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और होटल कहाँ है? होटल है गुजरात में था ना? हाँ, नहीं, राजस्थान, उदयपुर, उदयपुर सॉरी, तो उदयपुर में था होटल। तो और भले ही वो महाराष्ट्र का बंदर है, होटल कहाँ है? होटल जहाँ होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है ये, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। Which of the following options is correct with regard to the availability of ITC to ABC Limited? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है with regard to availability of ITC to ABC Limited? ABC Limited को कितना ITC मिलने के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? In respect of GST paid in procurement of goods meant for the purpose of CSR activity, मतलब CSR activity के लिए goods खरीदे तो उस पे उनकी ITC मिलने का क्या विचार है? तो ऑप्शन 1, amount of ITC related to such procurement of goods is not available to ABC Limited, मुझे भी यही लगता है। The amount of ITC related to such procurement of goods is available to ABC Limited? No. The ABC amount of ITC only to the 50% of amount such procured of goods is available to ABC Limited. ऐसा तो कुछ भी नहीं। The amount of ITC shall be available to registered person to whom such goods are distributed under CSR activity. Amount of ITC shall be available to the registered person to whom such goods are distributed. CSR एक्टिविटी ये बोल रहा है कि आपने CSR एक्टिविटी के अंदर जिसको आपने गुड्स, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसको आपने CSR एक्टिविटी में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए उसको ITC मिलेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तो the amount of ITC not available in my opinion. Let's check the answer. Not available. Yes, yes, yes. Which of the following options is correct with regard to advice given by GST officer with respect of auditing of accounts? यहाँ पे मेरे को like their option पढ़ते हैं. There is no requirement of separate audit of the financial statement from the perspective of GST provision. है requirement तो है. Only reconciliation statement shall be audited. Something missing. The annual return as well as the reconciliation statement shall be audited. The separate audit of financial statement at each state level is required by ABC Limited under the GST law. I guess option C है. हाँ मतलब sorry, yeah, I got confused क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट सिर्फ कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही होते हैं, ठीक है? तो जीएसटी ये ऑफिसर क्या कह रहा था? ये बोल रहा था कि आपको कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने पड़ेंगे और आपको आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे जीएसटी लॉ के हिसाब से, एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड रिकंसिलिएशन भी फाइल करना पड़ेगा। तो जीएसटी लॉ में जहाँ तक मैंने पढ़ा है ऑडिट होता है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो कंपनी साइड के तहत होता है। तो जीएसटी लॉ में वो जो आप जीएसटी के अकाउंट्स बनाते हो सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह वगैरह और आप फाइल करते हो रिकंसाइल करते हो वगैरह, तो आप उसका ऑडिट करवा सकते हो। बट मतलब वो जो आप जीएसटी के अकाउंट्स का ऑडिट जीएसटी लॉ के हिसाब से करवा सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आप जीएसटी लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते। तो सबसे सही आंसर क्या है? रिकंसिलिएशन ऑडिट नहीं होता, हमें मतलब जीएसटी के अकाउंट्स ऑडिट होता है।
एनुअल रिटर्न एज वेल एज रिकंसिलिएशन सर्व नहीं, एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन नहीं ऑडिट होगा, नहीं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर स्टेट का ऑडिट होगा जीएसटी लगे, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक सेपरेट ऑडिट करवाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जीएसटी प्रोविजन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन।